ससुर मेरा पैसे वाला। अनु और उसकी मम्मी सुमन सोफे पर बैठी हैं। अनु थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, मम्मी मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो हर बात के लिए मम्मी पापा से पूछे। मुझे ऐसा लड़का चाहिए घर में जिसकी चलती हो, हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड ना हो। सुमन उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। बेटा, हर लड़की के ऊपर फैमिली का असर होता है। हर घर में बड़े ही फैसला लेते हैं और यही रिवाज है। मुझे असर नहीं, कंट्रोल चाहिए। उसके हाथ में डिसीजन हो, वरना सारी जिंदगी मुझे भी उसके मम्मी पापा के हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं झेल सकती। अनु की बातें सुनकर सुमन सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? भला ऐसा लड़का कहाँ से लाऊं जिसके हाथ में घर का कंट्रोल हो? अनु के मम्मी पापा पूरे जी जान से लड़के ढूंढ रहे हैं। अनु एक लड़के से मिलती है। मेरा आपसे एक ही सवाल है, आपके घर में डिसीजन कौन लेता है? जी पापा घर के बड़े हैं, दुनियादारी की समझ उन्हें मुझसे ज्यादा है, तो मैं हर डिसीजन पापा से पूछ कर ही लेता हूँ। ये सुनकर अनु चिढ़ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, हो ठीक है, थैंक यू। माँ पापा, मुझे लड़का पसंद नहीं है। अनु घमंड से उठकर चली जाती है। सब लोग हैरानी से उसे जाते देख रहे हैं। अनु दूसरे लड़की से मिलती है और सेम सवाल पूछती है। घर के खर्चे की हर चीज फैमिली मीटिंग में तय करता है। अच्छा, और डिसीजन मेकिंग वो कौन लेता है? पापा घर के बड़े हैं तो पापा ही डिसीजन लेता है। वो जो कहते हैं हम सब उसको फॉलो करते हैं। अनु लड़की की बात सुनकर मुंह बनाती है और एटीट्यूड से कहती है, रिजेक्ट। इस तरह से अनु कई लड़कों से मिलती है और सबको मुंह पर ही रिजेक्ट कर देती है। एक लड़के की माँ कहती है, बहन जी, आपकी बेटी बहुत घमंडी है। बिना किसी बात सबके सामने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर रही है। ये कोई तरीका हुआ भला बात करने का? देखती हूँ आपकी इस घमंडी लड़की को कौन सा शहजादा मिलता है। इतना कहकर वो चली जाती है। सुमन अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अनु, ये क्या तरीका है? कितने लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हो तुम। ऐसे तो जिंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी बेटा। मम्मी, मैंने कहा ना, लड़की के हाथ में घर का कंट्रोल होगा तभी मैं शादी के लिए हाँ कहूंगी। एक दिन घर पर पड़ोस की कजरी आंटी आती है। वो सबके रिश्ते कराती है। अरे सुमन बहन, आपकी बिटिया तो काफी बड़ी हो गई है, अब तो इसके भी हाथ पीले कर ही दो। कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं? अरे क्या बताऊं कजरी बहन, अनु की डिमांड ही इतनी अजीब है कि कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। जो मिलता है अनु से रिजेक्ट कर देती है। ऐसी क्या डिमांड है, जरा हमें भी बताओ। अनु को ऐसा लड़का चाहिए जिसके हाथ में घर का कंट्रोल हो, घर में जिसकी चलती हो। ये सुनकर कजरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा हट की डिमांड तो है, लेकिन कजरी के पास ऐसा रिश्ता भी है। वो 2 गली छोड़कर हरिराम जी रहते हैं। आप लोग उनसे बात क्यों नहीं करते? उनका बेटा समीर खुद की कंपनी चलाता है। बड़े भले और संस्कारी लोग हैं। ये सुनकर अनु खुशी से उछल पड़ती है। मतलब सब कुछ उसी के कंट्रोल में होगा? हाँ, बहुत अमीर है वो लोग, खुद की कंपनी है, बड़ा बंगला है। अनु उसकी बात पूरी सुनती नहीं और खुशी से उछलते हुए कहती है, मम्मी, अब तो मेरी शादी इसी घर में होगी। सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अनु और समीर की शादी बड़े धूमधाम से होती है। समीर के घर में अनु दुल्हन बनकर आती है। समीर का घर किसी महल के जैसा सुंदर था। अनु मन ही मन खुश होती है। फाइनली मुझे मेरे सपनों का ससुराल मिल ही गया। अब तो इस घर में मेरा ही राज चलेगा। अनु की शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ था। समीर, आज पिज्जा ऑर्डर करे क्या? बहुत मन कर रहा है। रुको, मैं पापा से पूछ कर आता हूँ। ये सुनकर अनु के चेहरे पर सिकन पड़ जाती है। समीर नीचे हॉल में आता है। हरिराम सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पिज्जा खाना है? वैसे तो घर का खाना ही अच्छा होता है, लेकिन अब नई बहू आई है, उसका मन रखने के लिए पिज्जा ले आ जा। हरिराम थोड़े से चिल्लर जेब से निकालकर समीर के हाथ में रख देते हैं। अनु ये देखकर हैरान रह जाती है। पिज्जा खाना है तो ठेले से खा लो, आधे रेट में मिल जाएगा। बड़े होटल का खाना बेवजह ही महंगा होता है। अनु का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। अनु भोली के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहाँ उसे एक पर्स पसंद आता है। मम्मी जी, ये पर्स बहुत सुंदर है, ले लो। बेटा, हमें तो नहीं पता, रुको समीर के पापा से पूछकर बताते हैं। तभी पीछे से हरिराम आ टपकते हैं। इतना महंगा पर्स? अरे बहू क्या करेगी इस पर्स का? पर्स तो पैसे रखने के लिए होता है, और तुम्हें जो चाहिए वो तो मैं ही दिला देता हूँ, तो तुम्हें पैसे रखने की क्या जरूरत? और जब पैसे होंगे नहीं तो पर्स का क्या करोगी? दिखावे से काम नहीं चलता, रहने दो।
अनु का मुंह उतर जाता है। मम्मी पर्स ही तो चाहिए, आप समझाइए ना पापा जी को। बेटा अगर तेरे पापा कह रहे हैं तो सोच कर ही कह रहे होंगे, हमारे लिए तो उनकी कही बात पत्थर की लकीर है। अनु खुद में बड़बड़ाती है, ये मम्मी जी तो बिल्कुल पतिव्रता बनी घूमती है, जैसा पति कहे वैसा मैं करूंगी, ये भी कोई बात हुई भला। रसोई में अनु खाना बना रही है। उसने दाल में घी का तड़का लगाया ही है कि पीछे से हरिराम आ जाते हैं। अरे बहू, घी इतना क्यों डाल दिया? तुमने क्या सोचा घी का कुआं खुदाया हमारे घर में? पापा जी बस 1 चम्मच ही तो डाला है तड़के में, थोड़ा स्वाद आता है ना। बेटा स्वाद की जरूरत जीभ को होती है, पेट को नहीं। और सुनो, घी ना औषधि होता है, दवा की तरह डालो, भरतनाट्यम की तरह नहीं। अनु गुस्से में चम्मच पटक देती है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। समीर वहीं खड़ा होता है, धीरे से कहता है, पापा जी की नजर घी के डब्बे पर ऐसी है जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर की व्यापारी की तिजोरी पर। हरिराम घी का डिब्बा उठाकर तौलते हैं। अनु समीर की तरफ देखती है, लेकिन समीर चुपचाप खड़ा था। हरिराम कहते हैं, कल से घी मैं खुद डाला करूंगा, क्यों ही बह गया तो बचेगा क्या? हरिराम घी का डिब्बा लेकर चले जाते हैं। अनु गुस्से से दांत भींचती है, इनके घर में घी नहीं बहता, बस आंसू बहते हैं। एक दिन रसोई में अनु मिक्सी में चटनी पीस रही है, तभी पीछे से हरिराम आकर अचानक मिक्सी का प्लग खींच लेते हैं। अरे बहू, क्या जमाना आ गया है, 5 रुपए की चटनी बनाने में 50 रुपए की बिजली जला डालोगी। पापा जी लेकिन मिक्सी में मिनटों में चटनी बन जाती है। तो क्या हुआ, जरा हाथ चला लो, सिलबट्टा यूं ही शो पीस नहीं है किचन में। जब हम छोटे थे तो अपनी मम्मी से कहते थे चटनी सिलबट्टे वाली अच्छी लगती है, बिजली वाली तो बेस्वाद होती है। हरिराम तुरंत स्टोर से धुलाया सिलबट्टा निकालकर सामने रख देते हैं। लो बहू, पीसो, इसमें स्वाद भी आएगा और बिजली का बिल भी नहीं आएगा। बिजली का बिल नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिमाग जरूर फ्यूज हो जाएगा। अनु जैसे ही सिलबट्टे पर चटनी पीसना शुरू करती है, उसके हाथ थकने लगते हैं। अनु चटनी नहीं बना रही, लग रहा है जिम कर रही हो। देखा बहू, फिटनेस भी हो जाएगी, चटनी भी बनेगी और जिम का खर्चा भी बचेगा। इससे कहते हैं एक तीर से 2 निशान है। अनु थक के बैठ जाती है और बड़बड़ाती है, इस घर में चटनी नहीं पीस रही, शादी में सजा भुगत रही हूँ। अनु का कहीं बाहर घूमने का मन करता है तो वो समीर से कहती है, समीर बहुत दिन हो गए, चलो ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं पापा से पूछ कर आता हूँ। ये देखकर अनु हैरान रह जाती है। हद है, अब पति पत्नी लॉन्ग ड्राइव पर भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते क्या? उसके लिए भी पापा से पूछना होगा। समीर हरिराम के पास जाता है। क्यों नहीं, तुम दोनों किसी पार्क में घूमाओ। एक काम करना, वो नुक्कड़ के पास बस पकड़ लेना, 5 रुपए में पहुंचा देगी, पेट्रोल भी बचेगा और हवा भी मिल जाएगी। हद है पापा जी की भी, लॉन्ग ड्राइव पर कोई बस में जाता है क्या? समीर को पापा जी को बोलना तो चाहिए कुछ। ठीक है पापा, जैसा आप कहे, 5 रुपए दे दीजिए। गिनकर 5-5 के 2 सिक्के देता है हरिराम। अनु तो हैरान रह जाती है। मतलब समीर को 5 रुपए भी पापा जी से लेने पड़ते? ये औकात है इस घर में मेरी, सब कुछ ससुर जी के कंट्रोल में। या तो अनु सर पकड़कर रोने लगती है। मेरे तो भाग्य फूट गए इस घर में शादी करके। सोचा पति कंपनी चलाता है तो घर में पति की चलती होगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है, सब कुछ ससुर जी के हाथ में है। एक दिन अनु की बर्थडे पार्टी होती है। सारा घर सजाया गया है, लेकिन कागज की जगह पत्तल में बलून टांगे गए हैं। बहू आज तुम्हारा जन्मदिन है, बहुत कुछ खास प्लान किया है हम सब ने। तभी हरिराम हाथ में एक रंग बिरंगी गिफ्ट लिए आते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो गिफ्ट रंग बिरंगी नहीं बल्कि पुराने अखबार में लिपटा हुआ है, जिस पर हेडलाइन छपी है, महंगाई का टूटा रिकॉर्ड। लो बहू, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट मैंने खुद पैक किया है। 100% रिसाइकल्ड मटेरियल, एकदम इको फ्रेंडली। ये अखबार में गिफ्ट? अरे बहू, गिफ्ट पैकिंग में पैसे क्यों बर्बाद करे? वैसे भी लोग पैकिंग फाड़ ही देते हैं, तो अखबार ही सही रहता है, पढ़ भी सकते हो और फाड़ भी सकते हो। अनु मन में खुश होती है और धीरे से खुद से कहती है, चलो कम से कम गिफ्ट तो लाए मेरे लिए, देखो तो सही क्या गिफ्ट है। अनु खुश होते हुए धीरे धीरे गिफ्ट खोलती है। अंदर से एक छोटी सी डब्बी निकलती है जिसमें टलकम पाउडर भरा था। अनु डिब्बी देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या है? कोई बर्थडे गिफ्ट में टलकम पाउडर देता है क्या? अरे गिफ्ट दो तो ऐसा जो यूज आए,
इतनी गर्मी है, टल्कम पाउडर तो लगता है ये सबके काम आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके यूज करना है सबको। अनु अपना माथा पीट लेती है। वो मन ही मन बड़बड़ाती है, यहाँ भी कंजूसी। इनके घर में तो शायद मंगलसूत्र भी टॉफी की डिब्बी में निकला होगा। यहाँ इनका अमीरी नहीं, पुरातन पंथी पर्स बचाओ अभियान चल रहा है। अनु सुबह सुबह अपने कमरे में करवट बदलती है। अचानक उसकी कमर में कुछ चुभता है। वो चौंक कर बैठती है और चारों ओर देखने लगती है। हाय मेरी कमर, क्या बिस्तर है यार। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर पत्थर रखकर सो रही हूँ। समीर उठो ना। समीर आंख मसलते हुए आता है। क्या हुआ अनु? ये गद्दे में अंदर के सीमेंट भरा है, इतने कड़क क्यों है ये? समीर सक पका जाता है और धीरे से कहता है, वो पापा ने कहा था नया गद्दा जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर गत्ते बिछा दिए। अनु हैरानी से चिल्लाती है, क्या गत्ता? अरे क्या है ये, गत्ता कौन लगाता है? तभी आवाज सुनकर हरिराम जी दरवाजे पर टॉवल लटकाते हुए प्रकट होते हैं। अरे बहू, वो गत्ता तो इसीलिए डाला है कि गर्मी कम लगे। गत्ता शरीर की गर्मी सोखता है। देखो, एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर अनु हैरान रह जाती है। एसी की जगह गत्ता? सीरियसली? अरे बहू, बड़े बड़े संत लोग भी जमीन पर सोते हैं। और देखो, तुम्हें नींद भी गहरी आ जाएगी, बिजली का बिल भी हल्का रहेगा, समझी? हरिराम वहां से चले जाते हैं। अनु बहुत चिड़ी हुई है, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो चुपचाप कमर पकड़कर उठती है और बड़बड़ाती है, मुझे क्या पता था महल जैसी कोठी के अंदर मुझे गत्ते का गद्दा मिलेगा। बिल्कुल चिंदिल हो गए ये लोग। सुबह का समय है। अनु बाथरूम में टूथब्रश करने जाती है। टूथपेस्ट निकालती है तो वो ट्यूब से कुछ भी नहीं निकलता। उफ, इस ट्यूब में तो जान ही नहीं बची, नया निकाल कर लाती हूँ। वो जैसे ही नया टूथपेस्ट उठाती है, पीछे से हरिराम जी। अरे बहू, कहाँ चली? अभी से क्यों नया टूथपेस्ट निकाल रही हो? वो ट्यूब अभी खत्म नहीं हुई है। वो जेब से एक स्टील की छोटी क्लिप निकालते हैं और पूरी विद्याभाव से टूथपेस्ट को बॉटम से रोल करते हुए क्लिप बांध देते हैं। देखो, अभी 7 बार और ब्रश हो सकता है इससे। एक बड़े अखबार में छपा था, एक ट्यूब 42 बार चलती है और तुम लोग 30 में ही फेंक देते हो। पापा जी, आप ये गिनती भी रखते हैं कि कौन कितना टूथपेस्ट यूज करता है? और नहीं तो क्या, ऐसे थोड़ी ना घर चलता है। पिछली बार तो मैंने आधी ट्यूब को कैंची से काट कर अंदर से ब्रश किया था, कुल 6 दिन और चल गई थी। अनु चुपचाप टूथब्रश उठाकर सोचने लगती है, अब मुझे भी यही करना पड़ेगा, वरना सुबह सुबह भाषण मिलेगा मुफ्त में। एक दिन अनु घर में झाड़ू पोछा करने के बहाने पुरानी अलमारी की दस्तावेज टटोल रही थी कि तभी एक चमचमाती फाइल उसके हाथ लगती है। हरिराम एंटरप्राइज मालिकाना हक। अरे, समीर की कंपनी का नाम तो कुछ और है, फिर ये हरिराम एंटरप्राइज का क्या नया स्यापा है? कोई नई कंपनी खोली है क्या समीर ने? वो फाइल खोलकर पढ़ती है। दस्तावेज पर जगह जगह हरिराम की मोटे मोटे साइन हुए हैं। अनु की आंखें फटी रह जाती है। क्या सब कुछ पापा जी के नाम है? मतलब मेरा पति तो कंपनी का सीईओ भी नहीं, सीएफओ, छोटा फंक्शन ऑफिसर निकला। मेरे तो भाग्य फूट गए। तभी पीछे से समीर कमरे में आता है। अनु गुस्से में कहती है, समीर, तुम्हें शर्म नहीं आई? झूठ बोलकर मुझसे शादी की। बोले थे कंपनी तुम्हारी है, और यहाँ तो कंपनी के चपरासी तक पापा जी से पूछकर सांस लेते हैं। अनु देखो, पापा कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन, डिसीजन मेकर, टी टेस्टर, सब कुछ है। मैं तो बस जूम मीटिंग में मुस्कुरा देता हूँ। वैसे भी उनकी कंपनी हो या मेरी, एक ही तो बात है। आखिरकार उनका सब कुछ मेरा ही तो है। तभी हरिराम वहां टपकते हैं। हाँ बहू, असली बॉस वही होता है जो कंपनी के साथ साथ गैस सिलेंडर की बुकिंग भी मैनेज करे। अनु मुंह पर हाथ रखकर बड़बड़ाती है, मैं तो सोचती थी कंपनी के मालिक से ब्याह करूंगी, और कंपनी के मालिक निकले पापा जी, जो कंपनी भी चलाते हैं और तो और घर में सब्जी भी खुद तौलते हैं। बिजनेस हो या घर, बचत से ही चलता है, फिजूल खर्ची से नहीं। बेटा समीर, लाइट बंद कर। लाइट का कितना बिल आता है? समीर लाइट बंद कर देता है। अंधेरे में अनु बड़बड़ाती है, मैंने समझा था शादी से लाइफ ऑन होगी, क्या तो हर चीज ऑफ ही रहती है। इतना कहकर अनु रोने लगती है। रात को वो रोते हुए अपनी मम्मी को फोन लगाती है। हेलो मम्मी, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये लोग वैसे नहीं है जैसे ससुराल मुझे चाहिए था। क्यों भाई, तूने खुद तो पसंद किया था ना परिवार, अब क्या हो गया?
मैंने सोचा था सब कुछ समीर के कंट्रोल में होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेरे ससुर जी के कंट्रोल में है। और ससुर जी क्या बताऊं, इतने कंजूस पूछो मत। कुछ भी खर्चाओ मना कर देते हैं। घर में सब लोग ना ससुर जी की बात सुनते हैं। मम्मी मेरे तो भाग्य फूट गए इस घर में शादी करके। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो तेरे ससुराल वाले बहुत भले लोग लगते हैं। मैं खुद आकर देखती हूँ, तू ना कुछ ज्यादा ही सोचती है। अनु फोन रखती है और खुद से कहती है, अब मम्मी आकर इन लोगों की अकल ठिकाने लगाएगी। अगले दिन सुमन सुबह सुबह घर आती है। उनको देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अरे बहन जी आइए, बहू के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हमने सुना है आपको बादाम का हलवा बहुत पसंद है। मैंने खास आपके लिए अपने हाथों से शुद्ध घी में हलवा बनाया है। अरे बहन जी ये कचौड़ी लीजिए, खास आपके लिए बनवाई है। और मम्मी जी ये रसमलाई तो आपको खानी पड़ेगी, शुद्ध दूध से खास आपके लिए बनवा कर लाया हूं मैं। सब लोग सुमन की इतनी खातिरदारी करते हैं कि सुमन खुश हो जाती है। आप लोग मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। आप लोगों का अतिथि सत्कार देखकर तो मेरा मन खुशी से गदगद हो गया। लेकिन अनु कुछ और बोल रही थी। अरे बहन जी बहू अभी नई नई आई है, इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लग रहा होगा। बाकी तो ये उसी का घर है, वो जैसे चाहे रह सकती है। बाकी जैसा आपकी बेटी के बारे में सुना था, आपकी बेटी बिल्कुल वैसी ही है, थोड़ी नादान है, घर के काम में ज्यादा मन नहीं लगता इसका। पर कोई बात नहीं बहन जी, जैसी भी है वो है तो हमारे घर की बहू। रही काम की बात तो भोली कर लेगी वो। अब आपसे शिकायत करने थोड़ी ना बैठेंगे, क्योंकि क्या है ना, हम बहुओं को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। ये सब सुनकर सुमन को शर्मिंदगी महसूस होती है। समझी जी मेरी बेटी थोड़ी नादान है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं समझाऊंगी उसे, अब ये वैसा ही करेगी जैसा आप लोग चाहेंगी। ये सब सुनकर अनु हैरान रह जाती है। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? आप जो देख रही हैं वो सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं है, एक नंबर के कंजूस है ये लोग। ये सुनकर सुमन को गुस्सा आ जाता है। बस कर अनु, मैं यहाँ तेरे कहने पर आई थी, अब तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। कितने भले लोग हैं ये, इतना सम्मान करते हैं, कितनी खातिरदारी करते हैं। यहाँ तक कि तेरी गलतियों पर भी चुप है, मुझसे शिकायत तक नहीं करते। ये सब सुनकर अनु हैरान रह जाती है। नहीं मम्मी मेरा यकीन करो, ये सब बस दिखावा है। बस कर अनु, आज तक तुझे कोई चीज ठीक लगी है? इतना अच्छा घर, इतना आदर करने वाले लोग, इतने अच्छे लोग, फिर भी तुझे समस्या है। तेरा तो मैंने पहले भी देखा है, जब भी अच्छा रिश्ता आता था कितने घमंड से बात करती थी सबसे तू। अब तेरे मन का ससुराल तुझे मिल गया, फिर भी चैन नहीं है। अनु की माँ उसकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। अनु का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने सोचा था शादी के बाद एक आजाद जिंदगी मिलेगी, पर ये तो एक दिखावटी अमीरी में छुपा हुआ जेल निकला, जहाँ दरवाजे खुले हैं पर फैसले किसी और के होते हैं। मैंने अपनी अकड़ में जाने कितने लड़कों और उनकी फैमिली का अपमान किया। ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने के चक्कर में मैं तो गड्ढे में ही गिर गई।